सरकार देखी। और वर्तमान में कमाल साहब, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं। आपकी इतनी आवाज तेज है कि मेरे तक आ रही है। प्लीज मोना जी। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। 5 विचारधाराएं मुख्य रूप से आज उत्तर प्रदेश के दिशा को तय किया है। सबने अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सरकार के विकास में अपना अपना योगदान दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर माननीय राज्यपाल जी का जब अभिभाषण चल रहा था तो मैं ये सोच रही थी कि जब सरकारें किसी की भी हो, जब चलती हैं, बनती हैं, कार्य करती हैं, तो उसमें सफलताएं भी होती हैं, असफलताएं भी होती हैं। अगर सरकार अपनी सफलता की बात करे तो कहीं ना कहीं उसको असफलता का संज्ञान भी लेना चाहिए, ताकि वो उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो पाए। अभिभाषण के पेज नंबर 3 में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष। अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 3 पर पैरा 2 में माननीय राज्यपाल अभिभाषण में सुशासन और प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा की बात कही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं हैं, पर मैं उनको बधाई दूंगी। कई मामलों में उन्होंने बड़ी कठोरता से कुछ इस तरह की घटनाएं जो लॉ एंड ऑर्डर की थी उसमें बड़े सख्ती से काम किया। पर एक घटना का इसका दूसरा पहलू भी, जिस तरह से बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में जिस तरह से छात्रा के साथ दिनांक 1 नवंबर 2023 में बलात्कार, जिस तरह की घटना होती है रात में 1:30 बजे, और उसके बाद 2 नवंबर 2023 को एफआईआर लॉन्च होती है। 3 नवंबर 2023 को जो अभियुक्त होते हैं उनको थाने पे बुलाया जाता है, पूछताछ होती है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये घंटी कहां से बज रही है? कैमरा से चेक कराया जाए। मार्शल इस बात को देखें। चीफ मार्शल, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, 2 महीने बीत जाते हैं और इस घटना के ऊपर कोई कार्यवाही एफआईआर होने के बाद भी 2 महीने तक नहीं। हाँ, मैं इस बात को जरूर कहूंगी कि जब यह वीडियो 2 महीने बाद वायरल हुआ, तब दूसरे दिन वो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं। पर ये 3 आभार है मुख्यमंत्री जी का कि आज दोनों सदन के नेता आज हम लोग की बात को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा। आपका? आपने पूछा, मुख्यमंत्री ने आपसे। आपका स्वास्थ्य। मेरी चिंता उनको हमेशा रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से उस घटना में इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि जब वो घटना ओपन हुई जांच के बाद 2 महीने बाद, तब वो लोग अरेस्ट होते हैं। और वो कौन थे? आईटी सेल में वो केवल कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी थे, और वो बेखौफ होकर के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है। और उसके बाद जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस बात को उठाते हैं तो उन पर अजय राय जी पर मुकदमा भी कायम हो जाता है। मैं कहने का मेरा आशय ये कि अगर हम ये कार्रवाई हुई, पर जो 2 महीने का समय सरकार के संज्ञान में आने के बाद, एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ मौजूद है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना जो है, कन्या सुमंगला योजना, वो एक कल्याणकारी योजना है।
लगभग 17 लाख, मैंने अभिभाषण में ही पढ़ा कि 17,82,000 करोड़, 17,82,000 इसमें पात्र अभी तक हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। पर उसका एक दूसरा पहलू भी देखिए। पिछले वर्ष गाजियाबाद में इस योजना के अंतर्गत जो सामूहिक विवाह हुए, उसमें 70% ऐसे लोग उसमें विवाहित हुए जो कि सही नहीं थे, जो लाभान्वित थे वो सही नहीं थे, और उसमें वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच भी की, अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेजी। मेरी जहाँ तक जानकारी, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, पर अगर कार्रवाई हुई होती तो जो अभी कुछ दिन पहले बलिया में घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति न हुई होती। 25 जनवरी को बलिया में मनिया ब्लॉक में लगभग 500 जोड़ों की शादी होती, जिसमें से 190 गलत पाए जाते। मोना जी, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, बस 5 मिनट का था, सिर्फ 2 पॉइंट और है उसके अलावा प्लीज। माननीय, अब मेरा कुछ समय तो फोन बजने पे चला गया, फिर माननीय नहीं, वो सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा। प्लीज बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, MP, MLA सब बैठे थे, और उनके सामने सबने वीडियो देखे कि कैसे लड़कियों ने खुद में गले अपने वरमाला पहन ली। बहुत सारे उसमें ऐसी महिलाएं थी जो पहले से शादीशुदा थी, बच्चे थे उनके, वो भी वहां पे प्रस्तुत की गई थी। ऐसे पुरुष थे जिनको ये तक नहीं पता था कि उनको शादी के लिए बुलाया गया। तो ये एक ऐसी संवेदनशील चीज है कि सरकार अगर योजना ला रही है, अगर वो क्रियान्वित हो और उसका दुरुपयोग हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। मान्यवर, एक और दुखद घटना के ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। नो वेंडिंग जोन, ये 2017 में सरकार पॉलिसी लाई, बहुत अच्छी पॉलिसी थी। हमने लखनऊ और कानपुर जैसे क्षेत्रों में आपके यहाँ भी देखा कि उस पर अच्छा काम हो रहा है, पर इसका एक पहलू हमने कुछ दिन पहले उन्नाव में घटते देखा। एक पुल पे जहाँ पे एक गरीब माँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को इस जाड़े में लिए बैठी थी, एक छोटी सी जमीन पर कपड़ा बिछा करके सब्जी बेच रही, किस तरह से अतिक्रमण के नाम पर उसकी सब्जी के को नीचे सब्जियों को नदी में डाल दिया गया पुल से। क्या ये अतिक्रमण का उद्देश्य है? इन योजनाओं को, इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की पॉलिसीज को का उनका सही क्रियान्वयन हो, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी। अंत में मैं एक बात कहूंगी आपसे, ये सबसे युवा देश है भारत, जहां 55% आबादी 35 वर्ष से कम की है, और उत्तर प्रदेश में भी 50% आबादी 35 वर्ष से कम की है। तो हमारा युवा प्रदेश है। हम सबकी प्राथमिकता है कि नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से 2017 से आए हैं, कई सारे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, इन्वेस्टर समिट किए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक चीज सवाल पूछना चाहती हूँ। आज की तारीख में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वो नोएडा है। नोएडा की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। तत्कालीन उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी। मैं मानती हूं कि उससे अच्छा मॉडल, एक दूरदर्शी, एक विजन के साथ जो नोएडा को बनाया गया था, आज 55 साल बाद भी हम दूसरा उस मॉडल को, उत्तर प्रदेश के किसी प्रदेश को नोएडा नहीं बना। कहीं ना कहीं हमको अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को और मजबूत करना पड़ेगा, उनकी सकारात्मकता को देखना पड़ेगा। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत संवेदनशील हैं, सहृदय। यहाँ जो 403 विधायक बैठे हैं, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उसके बाद हम सब जनप्रतिनिधि हैं।
आप मुस्कुरा रहे हैं अध्यक्ष जी, अपनी बात कह लेते हैं। नहीं, वो सब लोग समझ गए, मैं अकेला नहीं मुस्कुरा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नहीं, उनको मैं बोल रही हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई का दर प्रदेश में 5.5 के आसपास। हम नहीं इनकार कर सकते कि प्रदेश में महंगाई नहीं। तो क्या महंगाई सामान्य जनता के लिए ही है, विधायकों के लिए नहीं है? और मैं ये जरूर कहूंगी कि जब एक जनप्रतिनिधि अपनी दोहरी जिम्मेदारी को, अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी को भी उठाता है, तो उसका ध्यान विशेष रखना जरूरी है। जब महंगाई बढ़ती है, डीजल बढ़ेगा, तो कितना भ्रमण कर पाएगा आज ये जनप्रतिनिधि? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ में हमारे वित्त मंत्री जी भी बैठे, मैं अनुरोध करूंगी कि एक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी में मेरे ख्याल से वो 2017 माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए निर्देशित भी किया था, बनी हुई थी पर शायद क्रियाशील नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री भी हैं, इनके नेतृत्व में वो कमेटी बने और उसमें जितने भी मानदेय भत्ते विधायकों के जो भी सुविधाएं हैं उसका समय समय पे आकलन हो। और सबसे विशेष चीज ये है कि उसको महंगाई इंडेक्स से उसको जोड़ा जाए, ताकि कल हम रहे ना रहे, ये रहे ना रहे, वो अपने आप उन विधायकों के आने वाली पीढ़ियों के लिए धन्यवाद से वो बनी थैंक रहे। यू। मैं माननीय धन्यवाद माननीय अध्यक्ष, थैंक यू। अंत में इतना कह के अपनी बात को श्री राजभर, श्री ओम प्रकाश राजभर, कि आज ये प्रदेश हमारा है, आपका, हम सबका है। ये विरोधाभास नहीं, टाइम की लिमिट है। का समय नहीं है, पर इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि राज्यपाल का अभिभाषण सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी अधूरी कहानी है, इसको पूरा। श्री ओम प्रकाश राजभर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अभी जो माननीय नेतागणों से विनम्र निवेदन है कि समय की सीमा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही ये कहा गया था कि आप लोग 5-5 मिनट बोलेंगे, आपके द्वारा जो कहा गया वो आप पालन करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और समय के लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने सबका समय सामने है।